वर्ष 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता नरमपंथी नेता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। गरमपंथियों का कांग्रेस में फिर से शामिल होना तथा लीग के साथ समझौता इस अधिवेशन की प्रमुख उपलब्धि थी। कांग्रेस के दोनों धड़ों को आभास हो गया था कि पुराने विवादों को दोहराने की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है तथा आपसी मतभेदों से राष्ट्रीय आंदोलन में बाधा उत्पन्न हो सकती। गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता दोनों ही गरमपंथियों के कट्टर विरोधी थे तथा किसी भी परिस्थिति में उनसे समझौता नहीं करना चाहते थे। अतः इनकी मृत्यु के बाद ही कांग्रेस में गरमपंथियों का प्रवेश संभव हो सका। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच सहयोगात्मक समझौता लखनऊ अधिवेशन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसी कारण लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ समझौता भी कहा गया। भारतीय जनता में उभरे व्यापक आर्थिक और राजनीतिक असंतोष और राष्ट्रवादी भावना तथा राष्ट्रीय एकता की आकांक्षा के कारण 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राष्ट्रीय महत्व की दो घटनाएं घटीं। पहली, कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी अपने मतभेद भुलाकर एक हो गए। दूसरी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता हुआ और दोनों ने एक होकर संघर्ष का निश्चय किया। कांग्रेस के नरमपंथियों और गरमपंथियों में जो फूट 1907 के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी, वह लखनऊ अधिवेशन में आकर ठीक हो गई। दोनों ही पक्षों ने यह महसूस किया था कि यदि एक होकर संघर्ष किया जाए तो इसके अच्छे नतीजे होंगे। गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु ने भी गरमपंथियों का रुख नरम कर दिया था। इसके अतिरिक्त श्रीमती एनी बेसेंट नरमपंथी नेताओं तिलक और उनके साथियों को कांग्रेस में लेने के लिए सहमत कराने का प्रयास भी कर रही थी। लखनऊ अधिवेशन में दोनों पक्षों में एकता होने के ये सभी प्रमुख कारण थे। इन्हीं परिस्थितियों में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान को संशोधित किया गया ताकि उपग्रंथियों का प्रवेश सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार 1907 के बाद लखनऊ कांग्रेस प्रथम संयुक्त कांग्रेस थी। कांग्रेस और लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ, उसके अनुसार कांग्रेस पृथक मताधिकार का मानने तथा मुस्लिम अल्पसंख्यक को अतिरिक्त महत्व देने के लिए सहमत हो गई। एक 19 सूत्रीय ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा सरकार के समक्ष निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई, जैसे भारत को जल्द से जल्द स्वशासन प्रदान किया जाए, केंद्रीय विधान परिषदों, प्रांतीय विधान परिषदों तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाए तथा इन परिषदों में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाए और विधान परिषदों के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होनी चाहिए। जिन्ना, तिलक तथा एनी बेसेंट ने दोनों धड़ों को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जिन्ना और तिलक ने यह महसूस किया कि भारत को स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो। यद्यपि लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम था, फिर भी पृथक निर्वाचन जैसे मुद्दे पर सहमति जताकर कांग्रेस ने भविष्य में सांप्रदायिकता के उदय के लिए मार्ग खुला छोड़ दिया। कांग्रेस के दोनों धड़ों में एकता तथा लखनऊ समझौते से देश में व्यापक राजनीतिक उत्साह जागा और ब्रिटिश सरकार भी ये घोषणा करने के लिए मजबूर हुई कि उसकी नीति देश में ब्रिटिश सरकार के अभिन्न अंग के रूप में उत्तरदायी सरकार के लिए स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है। संक्षेप में कहें तो यह अधिवेशन 2 दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। पहला, तिलक के नेतृत्व में गरमपंथियों का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश तथा दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अलग अलग ढंग से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना से संबंधित प्रस्ताव पारित किए और राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोग करने के संबंध में भी समझौते किए। यह समझौता लखनऊ समझौता या लीग कांग्रेस समझौते के नाम से जाना जाता है। नतीजा, इस समझौते से ही कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली। कालांतर में यह भयावह सिद्ध हुआ।
इस समझौते के बाद मुस्लिम लीग ने अपना अलग अस्तित्व बनाए रखा तथा मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की मांग करता रहा। इस समझौते के परिणाम स्वरूप द्विराष्ट्र सिद्धांत उत्पन्न हुआ। सहयोग आंदोलन के स्थगित होते ही ये समझौता भंग हो गया तथा कांग्रेस व मुस्लिम लीग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए। यही वह समझौता था जिसने भावी राजनीति के लिए सांप्रदायिकता का बीज बोया। मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का बार बार विरोध भी किया।